हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू सीए मास्टर जी और मैं हूं सीए अमित मिश्रा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किसी कंपनी के अंदर हर एक डिपार्टमेंट का क्या फंक्शंस होता है। एज एन ऑडिटर आप उसमें क्या क्या चीज़ें चेक कर सकते हो, आप क्या सजेशन दे सकते हो इंप्रूवमेंट्स के। ये वीडियो हेल्पफुल होगा एज एन ऑडिटर भी, एज एन फाइनेंस पर्सन भी और एज ए बिजनेस ऑपरेशंस हेड भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे इन्वेंटरी से। देखिए, सबसे पहले हमें समझना होगा कि किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेंटरी समझने से पहले आपको समझना होगा कि परचेज का साइकिल क्या होता है। परचेज का साइकिल किसी कंपनी के अंदर किस तरह से होता है। परचेज का साइकिल देखिए, सबसे पहले परचेज रिक्विजिशन आती है। जो भी डिपार्टमेंट का बंदा होगा वो परचेज रिक्विजिशन यानी कि पीआर रेज करता है कि उसे XYZ गुड्स चाहिए या XYZ मटेरियल चाहिए। वो पीआर रेज करता है। ये किसी भी डिपार्टमेंट का बंदा हो सकता है, अकाउंट्स का हो, HR का हो, फाइनेंस का हो। वो रेज करेगा परचेज टीम को। परचेज टीम क्या करेगी? परचेज टीम यहाँ से वेंडर से कोटेशन मंगवाएगी। क्या मंगवाएगी? वेंडर से कोट मंगवाएगी। मान लीजिए आपको लैपटॉप खरीदना था तो आपने परचेज टीम को भेजा, वो वेंडर से कोट मंगवाएगी। वेंडर 1, वेंडर 2, वेंडर 3, जितने भी वेंडर होंगे सबसे कोटेशन आएगा कि कितने में दे रहा है। अब जो भी कोटेशन उसके पास आएगा उसमें से जो लोएस्ट होगा उसको हम L1 कह देंगे। जनरली L1 पे ही कंपनी परचेज ऑर्डर रेज करती है। हो सकता है क्वालिटी इशू की वजह से L2 पर जाए, L3 पर जाए। तो जो भी लोएस्ट कोड होगा कंपनी उसको क्या देगी? उस वेंडर को कंपनी दे देगी परचेज ऑर्डर। वेंडर कोड देगा और कंपनी उसको परचेज ऑर्डर यानी कि PO रेज कर देगी। PO रेज करने के बाद ये जो वेंडर होगा ये कंपनी को मटेरियल सप्लाई करेगा। तो मटेरियल आएगा कंपनी के गेट पे। कहाँ पे आएगा? गेट पे आ जाएगा मटेरियल। तो उस केस में क्या होगी? उस केस में SAP में गेट एंट्री होती है। जब व्हीकल एंटर करता है कंपनी के अंदर तो गेट एंट्री होती है। फिर गेट एंट्री के बाद ये मटेरियल जाता है स्टोर में और स्टोर का बंदा चेक करता है कि जो मटेरियल है वो सारा का सारा आया है, क्वालिटी वाइज, क्वांटिटी वाइज ओके है कि नहीं। तो वो GRN कर देता है उसकी। अगर क्वांटिटी पूरी होगा तो पूरी क्वांटिटी GRN करेगा, कम होगा तो उससे कम करेगा। GRN के बाद ये मटेरियल जाता है क्वालिटी डिपार्टमेंट में। क्वालिटी में QC का चेक होता है कि मटेरियल क्वालिटी वाइज ओके है नहीं। जो क्वालिटी एक्सपेक्ट करी थी परचेज के टाइम पे वेंडर से वही क्वालिटी डिलीवर हुई है। हो सकता है क्वालिटी में वो उसको एक्सेप्ट कर दे या फिर क्वालिटी में उसको रिजेक्ट भी कर दे। अगर क्वालिटी उसको रिजेक्ट कर देगी तो ये सारा मटेरियल वापस से कहाँ जाएगा? वापस से वेंडर के पास चला जाएगा। रिटर्न टू वेंडर हो जाएगा। अगर क्वालिटी इसको ओके करता है तो ये मटेरियल ये एक्सेप्ट हो जाएगा और जो बिल होगा वो जाएगा अकाउंट्स के पास और अकाउंट्स उसकी माइगो पास कर देगा, उसका बिल पासिंग कर देगा। यह एक चीज बताना भूल गया, जो GRN स्टोर करता है उसको हम मीगो बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? मीगो बोल देते हैं। तो इस तरीके से हमारा परचेज साइकिल काम करता है। चलिए अब बात करते हैं इन्वेंटरी की। तो इन्वेंटरी ऑडिट के अंदर आप बेसिकली क्या देख सकते हो? सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि कंपनी के अंदर इन्वेंटरी के लेवल्स डिफाइन है क्या। इन्वेंटरी के लेवल्स होते हैं कि कंपनी को कितना मिनिमम लेवल चाहिए, कितना उसके पास मैक्सिमम लेवल इन्वेंटरी हो सकता है। कंपनी ने कहीं ज्यादा अपनी जरूरत से ज्यादा इन्वेंटरी तो नहीं रखी हुई। जनरली कंपनी 1 या 2 महीने की इन्वेंटरी रखती है। उसका सेफ्टी स्टॉक कितना है और उसका रीडर लेवल कितना है ट्रांजिट टाइम के बेस पर। अगर इंपोर्ट के केस में ट्रांजिट टाइम ज्यादा होता है तो उसका रीडर लेवल उसी हिसाब से सेट होगा, और अगर डोमेस्टिक लोकल का सप्लायर है तो हमारा रीडर लेवल बहुत कम होगा। हम स्टॉक भी अपने पास एक एवरेज कम ही रखेंगे। उसके अलावा हमें इसमें देखना चाहिए कि क्या कोई एब्सोल्यूट की कोई पॉलिसी है हमारी कि कोई आइटम अगर एब्सोल्यूट हो जाता है उसकी सेल्फ लाइफ, कोई ऐसा आइटम है जो खराब हो जाता है जैसे कि पेंट है तो वो रखा गया है, उसको मेंटेन किया गया है कि नहीं किया गया है। इन्वेंटरी डेज कितने हैं हमारे, उसको कोई मेंटेन करता है कि नहीं करता। तो ये सारी चीजें हमको इन्वेंटरी लेवल के अंदर देखनी चाहिए। नेक्स्ट मैं बात करूँ MRP की। तो जनरली हर कंपनी में MRP नहीं होता। MRP होता है मटेरियल एक्विजिशन प्लानिंग। SAP जहाँ पे होता है जनरली वहाँ पे MRP का मॉडल SAP के अंदर होता है, बट कुछ केसेस में कंपनियाँ ये एक्सेल या मैनुअल बेस्ड प्लानिंग करती हैं कि कितना उनके पास स्टॉक पड़ा है। एक प्लानिंग डिपार्टमेंट होता है, परचेज टीम और सेल्स टीम दोनों प्लानिंग डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करती हैं। सेल्स उनको अपनी रिक्वायरमेंट बताता है कस्टमर के ऑर्डर कितने आए, देन प्लानिंग डिपार्टमेंट कैलकुलेट करता है कि कितनी इन्वेंटरी पड़ी है, कितना प्रोडक्शन को बनाना है, कितना मटेरियल परचेज करना है। तो ये सारी चीज़ें प्लानिंग डिपार्टमेंट करता है। उसके बाद परचेज और प्रोडक्शन उसके हिसाब से काम करते हैं। तो आपको चेक करना चाहिए कि कंपनी के अंदर MRP है या मैनुअल प्रोडक्शन है।
अगर एमआरपी होगा तो कस्टमर के शेड्यूल एमआरपी में अपलोड होते हैं। इसके अलावा फिर हमें देखना चाहिए कि शेड्यूल अरेंज हो रही है कि नहीं हो रही, जितना शेड्यूल प्रोडक्शन को दिया गया था प्रोडक्शन ने उतना प्रोडक्शन किया है या नहीं किया है। और इसके अंदर हमको रिजेक्शन और प्लानिंग डाउन टाइम जो भी होती है रिजेक्शन उसको कंसीडर करना चाहिए, कोई डाउन टाइम होता है उसको कंसीडर करना चाहिए। तो एक सारी जनरल सी चीजें होंगी, ये आपको एमआरपी के अंदर देखना पड़ेगा। कोई अगर चेंजेस होगा तो उस चेंजेस को भी इनकॉर्पोरेट होना चाहिए, ऐसा कंट्रोल कंपनी के अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम इसके अंदर बात करें तो इन्वेंट्री लेवल्स की हमने बात कर ली, एमआरपी की बात कर ली। अगर हम बात करें इन्वेंट्री इशू की, सबसे पहले इन्वेंट्री इशू करने के लिए जब मटेरियल आ जाता है स्टोर के पास, इशू कौन करेगा? स्टोर प्लांट को इशू करता है। तो उसका एक एसओपी होना चाहिए कि स्टोर कब इशू करेगा। उसके लिए प्लांट रिक्वेजिशन रेज करता है स्टोर को एंड देन स्टोर मटेरियल को इशू करता है। और अगर बॉम्ब बेस्ड मटेरियल है तो वो प्रोडक्शन के पास जाने के बाद बॉम्ब से कंज्यूम होगा, जिसका मूवमेंट होता है 261। लेकिन अगर कुछ ऐसे आइटम होते हैं जैसे स्पेस के आइटम हो गए या फिर टूलिंग के आइटम हो गए जो कि मैनुअल कंजम्पशन से भी बुक होते हैं, तो उस केस में प्लांट डायरेक्ट ही रिक्वेजिशन देगा और स्टोर डायरेक्ट उसकी कंजम्पशन बुक कर देगा 201 मूवमेंट के थ्रू। तो आपको चेक करना चाहिए कोई ऐसा मटेरियल तो नहीं है जो बॉम्ब से कंज्यूम होना चाहिए था लेकिन मैनुअली कंज्यूम हो रहा है या वाइस वर्सा हो रहा है, ये आपको देख लेना चाहिए। प्लानिंग के हिसाब से आपका मटेरियल आ रहा हो ये आपको चेक करना चाहिए। एसएपी के अंदर कोई विदाउट रिक्वेजिशन मटेरियल इशू तो नहीं हो रहा, ये आपको चेक एक कंट्रोल देख लेना चाहिए। तो एक जनरल से कंट्रोल होते हैं इशू से रिलेटेड, जहां पे आपको इशू पर कंट्रोल लगाना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमने मटेरियल इशू की बात कर ली, मटेरियल कंजम्पशन की हमने बात कर ली कि एक तो मैनुअल कंजम्पशन होगा जो कि 201 मोमेंट से होगा। अगर मैं मटेरियल की कंजम्पशन की बात करूं तो एक तो होता है बॉम्ब बेस्ड कंजम्पशन, इसको बोलते हैं बॉम्ब बेस्ड कंजम्पशन, जिसका जो मूवमेंट होता है वो 261 होता है एमपी51 के हिसाब से। और एक होता है मैनुअल कंजम्पशन, इसका मूवमेंट होता है 201। तो हमेशा इन दोनों मूवमेंट्स को हमें केयरफुली एनालिसिस करना चाहिए कि कंपनी की जो एक्चुअल कंजम्पशन हो रही है वो बॉम्ब के हिसाब से होनी चाहिए। और कुछ आइटम अगर जो बॉम्ब में नहीं लग सकते, जैसे कि कुछ पैकिंग होती है, कुछ आइटम हर प्रोडक्ट में नहीं लगते, तो वो मैनुअल बेसिस पे कंज्यूम किए जाते हैं, या फिर स्पेस हो गया, टोलिंग हो गया, जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंज्यूम होते हैं, तो उस केस में। लेकिन एक ही आइटम दोनों मोमेंट्स अगर कंज्यूम हो रहा है तो यहाँ पे हमको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा मूवमेंट एनालिसिस कर सकते हैं। जो इन्वेंटरी का मूवमेंट एनालिसिस होता है वो MB51 एक रिपोर्ट निकलती है एसएबी से, जिसके थ्रू हम सारे मूवमेंट को एनालिसिस कर सकते हैं। तो इसको एक सेपरेट वीडियो में अलग से डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी मैं सिर्फ इन्वेंटरी के पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ। सो आप उसका मूवमेंट एनालिसिस पूरा कर सकते हो और एसओडी कन्फ्लिक्ट देख सकते हो। एसओडी कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कि एक ही ट्रांजेक्शन, मल्टीपल ट्रांजेक्शन एक ही बंदे के पास नहीं होने चाहिए, एंड से स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा कंट्रोल एक बंदे के पास नहीं होना चाहिए, डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए। हमने इशू की बात कर ली। अगर मैं बॉम्ब कंजम्पशन की बात करूं तो आपको देखना चाहिए कि कंपनी के अंदर जो बॉम्ब है उसका बॉम्ब क्रिएशन का, बॉम्ब के मॉडिफिकेशन का एक एसओपी होना चाहिए। यानी कि कभी भी कोई बॉम्ब में चेंजेस होंगे तो वो मल्टीपल जगह पे उसका ऑथराइजेशन होना चाहिए, उसका प्रॉपर अप्रूवल होना चाहिए, उसके रीजन होने चाहिए कि भाई कस्टमर ने ड्राइंग में चेंज किया है या किसी और रीजन की वजह से बॉम्ब चेंजेस किए गए हैं, तो प्रॉपरली ऑथराइज होना चाहिए हमारे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी यानी कि डीओ के हिसाब से। उसके बाद इसमें एक चीज और आती है मास्टर क्रिएशन की। अगर मैं बात करूं मास्टर क्रिएशन की तो मास्टर मतलब मटेरियल मास्टर, हर एक मटेरियल का एक कोड होता है एसीबी के अंदर, उसका भी एक क्रिएट करने का एक पॉलिसी होनी चाहिए कंपनी के अंदर, कि एक बंदा सारी डिटेल डालेगा देगा, दूसरा डिपार्टमेंट, परचेस डिपार्टमेंट हो सकता है, आईटी डिपार्टमेंट हो सकता है, वो उसको क्रिएट करेगा।
तो जब मास्टर क्रिएट होता है तो उसमें हम एक टर्मिनोलॉजी सेट करते हैं, प्रोडक्ट की कोडिंग सेट करते हैं। तो उस कोडिंग के हिसाब से मटेरियल का कोड होना चाहिए। मान लीजिए हमें फिनिश गुड्स के लिए एक्स कोड यूज़ करेंगे, स्टार्टिंग के 2 डिजिट, सेमी फिनिश के लिए एसएफजी यूज़ करेंगे, रॉ मटेरियल के लिए हम आरएम से स्टार्ट करेंगे। इस तरह के कोडिफिकेशन हो सकते हैं। फिर करेक्ट मटेरियल टाइप, वैल्यूएशन टाइप उसके अंदर डालना होता है। इवन अगर कस्टमर की ड्राइंग है तो वो ड्राइंग भी डालनी होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक कंट्रोल बनाना पड़ेगा, एक कंट्रोल चेक करना पड़ेगा कि मटेरियल मास्टर हमारा सही से मेंटेन किया हुआ है कि नहीं हुआ है। और यहाँ पर डुप्लीकेट कोड्स भी हो सकते हैं, उनको हमको अवॉइड करना चाहिए। अदरवाइज जब हम मटेरियल की प्लानिंग करेंगे तो हो सकता है एक ही मटेरियल मल्टीपल कोड्स में आ रहा हो और प्लानिंग में हमसे एरर हो जाए। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट है बेटा इन्वेंट्री का राउटिंग टाइम वेरिफिकेशन। तो इन्वेंट्री के अंदर क्या होता है, अगर हमारा प्रोडक्ट मल्टीपल प्रोसेस से जाता है तो उसकी एक राउटिंग होती है कि पहले एक्स से जाएगा, फिर वाई से जाएगा, फिर जेड से जाएगा। तो वो एक राउटिंग होगी, उसको अपडेट किया होगा, कर रखा होगा, ऐसे भी में वैसा रूट कर रखा होगा, जिसके बेसिस पे उसकी कॉस्टिंग जो होती है वो पूरी की पूरी निकल रही होगी, उसका एक पूरा साइकिल टाइम होगा। तो आप इसमें ये चेक कर सकते हो कि सही से है कि नहीं। नेक्स्ट है बेटा प्रोडक्शन। प्रोडक्शन बहुत ही वास्ट है। देखो प्रोडक्शन में आप बहुत सारी चीज़ें चेक कर सकते हो, बहुत सारे कंट्रोल लगा सकते हो। प्रोडक्शन की जो बुकिंग होती है वो रियल टाइम बेसिस पर होनी चाहिए। प्रोडक्शन में बॉम्ब करेक्ट होना चाहिए, कोई नॉन बॉम्ब आइटम नहीं होना चाहिए, बॉम्ब अपडेट टाइमली होना चाहिए। उसके बाद इसका फिजिकल वेरिफिकेशन भी होगा जो हम आगे भी पढ़ेंगे इसमें। तो प्रोडक्शन का एक बहुत वास्ट एरिया होता है जहाँ पे आपको कंट्रोल्स लगाने चाहिए और ऑडिटर्स को उस पर चेक करना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिजिकल वेरिफिकेशन की, तो इन्वेंट्री का आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करना चाहिए, क्वार्टरली वेरिफिकेशन करना चाहिए। अगर कर सकते हो तो मंथली करो तो और भी बढ़िया है। मेजर इन्वेंट्री आइटम्स का क्वार्टरली वेरिफिकेशन करना चाहिए, और जहाँ पे भी कोई डिफरेंस आता है तो उसका इन्वेंट्री एडजस्टमेंट पोस्ट किया जाता है और उसमें उसका रूट का एनालिसिस करना चाहिए कि जो डिफरेंस है वो क्यों आ रहा है। हो सकता है कोई बॉम्ब का रहा हो, कोई आइटम आपका थेफ्ट हो गया हो, या कोई और भी रीजन रहा हो। तो जो भी इन्वेंट्री एडजस्टमेंट है उनको केयरफुली एनालिसिस करना चाहिए। उसके लिए मैनेजमेंट को रूट काज और एक्शन प्लान बनाना चाहिए ताकि कम से कम ये वेरिएंस नेक्स्ट विजिट में आए। इसके अलावा जब जो भी इन्वेंट्री एडजस्टमेंट होती है, जो पोस्ट होती है, जब इन्वेंट्री फिजिकल हो गया उसके बाद इन्वेंट्री एडजस्टमेंट पोस्ट की जाएंगी, तो वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट पोस्ट करता है। उसके लिए प्रॉपर रूट कॉज एनालिसिस, डिफरेंस एनालिसिस, एक्शन प्लान, स्टोर्स या प्रोडक्शन उसको बना के देगा। और जब भी फिजिकल वेरिफिकेशन होता है तो एक दिन पहले पूरा प्लान शट डाउन कर दिया जाता है, सारे के सारे कट ऑफ प्रोसीजर लगा दिए जाते हैं। उसके बाद पहले फिजिकल काउंट किया जाता है, फिर उसको बाद में एसएपी के स्टॉक से कंपेयर किया जाएगा, इस सिस्टम के स्टॉक से कंपेयर किया जाएगा, जो भी सिस्टम आप यूज़ कर रहे हो। सीधा एसएपी का स्टॉक निकाल के उसको वेरीफाई नहीं करना होता है। इसके अलावा इन्वेंट्री में अगर कोई स्लो मूविंग नॉन मूविंग आ रहा है, उसकी एक पॉलिसी होती है स्लो मूविंग नॉन मूविंग डिफाइन करने की। किसी कंपनी में 6 मंथ हो सकता है, किसी कंपनी में 1 ईयर हो सकता है। स्पेस और टूलिंग के केस में जनरली ये 2 से 3 साल रहता है। तो देखना चाहिए कि कौन कौन से स्लो मूविंग नॉन मूविंग आइटम है, उसकी फर्दर परचेज नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो उसको परचेजिंग को ब्लॉक कर देना चाहिए। उसके बाद हमें देखना चाहिए कि वो जो स्लो मूविंग नॉन मूविंग आइटम्स हैं, अगर वो कस्टमर की वजह से स्लो मूविंग नॉन मूविंग है तो क्या कस्टमर से उसकी रिकवरी हो गई है। अगर वो प्लानिंग की गलती की वजह से हुआ है या फिर वो किसी और रीजन की वजह से हुआ है तो क्या इसको हम कोई अल्टरनेट जगह पे यूज़ कर सकते हैं, उसका कोई एक्शन प्लान रिस्पॉन्सिबिलिटी टारगेट है। अगर कोई इंटरनेट यूज़ नहीं कर सकते तो क्या इस पर हमें इसको स्क्रैप कर देना चाहिए, क्या उसको स्क्रैप रियलाइजेशन का हमने कोई प्रोविजन बनाया है और इसका बुक्स में भी प्रोविजन डाला है कि नहीं डाला। ये सारी चीज़ें हमको स्लो मूविंग नॉन मूविंग एनालिसिस में चेक कर लेनी चाहिए। इसके अलावा ये देखना चाहिए कि जो इन्वेंट्री का इंश्योरेंस है उसकी पॉलिसी चेक करनी चाहिए, उसकी पॉलिसी होनी चाहिए कंपनी के अंदर। जितनी भी हमारी लोकेशन है उन सबका एडुकेट स्टॉक का इंश्योरेंस लिया गया हो। इवन इन्वेंट्री इन ट्रांजिट का भी इंश्योरेंस हो जाता है तो वो भी कंपनी को इंश्योरेंस करवाना चाहिए। और अगर जॉब वर्कर के पास इन्वेंट्री पड़ा हुआ है तो उसका भी इंश्योरेंस कंपनी ने लेना चाहिए। इसके अलावा कुछ चीज़ें आप प्लांट विजिट में चेक कर सकते हो, जैसे कि कंपनी के पास इनवार्ड, स्टोरेज, आउटवार्ड और स्ट्रैप लोकेशन पर सीसीटीवी होना चाहिए ताकि प्रॉपर सर्विलेंस रह सके। कंपनी से अगर अनऑथराइज मटेरियल बाहर जा रहा है या बाहर से कुछ आ रहा है तो उसकी मॉनिटरिंग की जा सके, ये आप चेक कर सकते हो। प्रॉपर सिक्योरिटी चेक होना चाहिए। स्क्रैप यार्ड के अंदर लॉक एंड की लगी होनी चाहिए, जिससे कि स्क्रैप जो सबसे जो क्रिटिकल होता है वो स्क्रैप होता है, किसी जहाँ पर लोगों का ध्यान जरूरी नहीं जाता।
और फ्लोर के ऊपर भी लोगों ने पीपी जो हमारी सेफ्टी पॉलिसी होती है उसको फॉलो करना चाहिए। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्क्रैप मैनेजमेंट का। बेटा इन्वेंटरी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है स्क्रैप। तो आपको देखना चाहिए कि स्क्रैप जो है वो कैसे जनरेट हुई है। दो तरह से स्क्रैप जनरेट होती है, एक होती है बॉम्ब में लगी हुई स्क्रैप जिसको हम बॉम्ब स्क्रैप बोलते हैं, और एक ऐसे आइटम होते हैं जो बॉम्ब में नहीं लग सकते, जैसे कि पैकिंग मटेरियल गत्ता हो गया, प्लास्टिक का आइटम हो गया, उसको हम नॉन बॉम्ब स्क्रैप बोलते हैं। तो बॉम्ब स्क्रैप जो है उसको तो हम उसका रिकन्सिलेशन भी करना चाहिए कि जो भी बॉम्ब में लगी स्क्रैप जो जनरेट हुई है और जो डिस्पोजल हो रही है वो सही है कि नहीं। अगर उसमें कोई डिफरेंस आ रहा है तो उसके रीजन हो सकते हैं। अगर मान लीजिए स्क्रैप जनरेट कम हो रही है और सेल ज़्यादा हो रही है तो हो सकता है कहीं बॉम्ब में दिक्कत हो, पर हमारे ऑर्डर हमने क्या बोलते हैं बॉम्ब में स्क्रैप कम लगा रखी है। लेकिन अगर वाइस वर्सा है, जनरेट ज़्यादा हुई लेकिन सेल कम हो रही है, तो हो सकता है स्क्रैप की थेफ्ट हो रही हो सकता है स्क्रैप की थेफ्ट हो रही हो, या फिर ये भी हो सकता है कि बॉम्ब में हमने ज़्यादा स्क्रैप लगा रखी हो प्रैक्टिकल से। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए कि जनरेशन और सेल्स का रिकन्सिलेशन स्क्रैप का होना चाहिए। तो स्क्रैप के जनरेशन के लिए 551 मूवमेंट होता है, 531 मूवमेंट जनरेशन का होता है, 551 मूवमेंट होता है। उसमें फिर वेट लगाकर उसको कन्वर्ट भी किया जाता है। तो वो पूरा एक फॉर्मूला प्रोग्राम डला होता है सीपी के अंदर। उसके बाद बात करें अगर स्क्रैप सेल की, तो स्क्रैप के वेट्स कैसे फाइनल हो रहे हैं वो देखना चाहिए। हो सकता है कुछ कंपनीज में ऑक्शन होता है स्क्रैप के लिए, वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वेंडर को इनवाइट्स करते हैं, फिर जो हाईएस्ट कोट देता है उसको वो सेल करते हैं। एक तो ये तरीका होता है। एक होता है अगर मैनुअली आप ऑफ मार्केट तो सेल कर रहे हो तो मिनिमम 3 कोटेशन आपको मंगानी चाहिए, 3 कोटेशन मंगानी चाहिए वेंडर से। उसके बाद जो बेस्ट आपको कोट मिलवा उस पर आपको सेल करना चाहिए। कुछ मेटल वगैरह के केस में कुछ अलग इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि बीएमई एमई की बीएमई एलएमई के सर्कुलर होते हैं, सीएम रेट्स होते हैं, तो उसके हिसाब से स्क्रैप के रेट चेंज भी करते रहते हैं। इसलिए इनका क्वार्टरली या ईयरली बेसिस पे रिव्यू भी करते रहना चाहिए कि ऐसा ना हो कंपनी स्क्रैप लोअर प्राइस पे सेल कर रही है जबकि मार्केट में उसका अच्छा प्राइस मिल सकता हो। तो ये सारी चीज़ें स्क्रैप के अंदर कवर होती हैं। जब स्क्रैप जाती है तो उसका वेमेंट होना चाहिए, वेइंग बेस होना चाहिए, प्रॉपरली ऑथराइज होना चाहिए। स्क्रैप जाने के टाइम पे एक स्टोर का अकाउंट का बंदा होना चाहिए। स्क्रैप प्रॉपर लॉक एंड की के अंदर रखनी चाहिए। सारे रेट्स अप्रूव होने चाहिए, एसएपी के अंदर डिफाइन होने चाहिए। ये सारा का सारा स्क्रैप का आपका एक मेजर एरिया इन्वेंटरी के अंदर होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जॉब वर्क की, तो बेटा जॉब वर्क भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है इन्वेंटरी के अंदर। जॉब वर्क के अंदर आपको एसओपी देखना पड़ेगा। फिर जॉब वर्क का प्रोसेस क्या है, इन्वेंटरी को जब हम भेजते हैं जॉब वर्क के अंदर तो वो चालान के ऊपर जाता है, तो वो चालान प्रॉपर्ली ऑथराइज होना चाहिए, प्रॉपर्ली साइन होना चाहिए, उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि जब उसको भेजा जाएगा उस टाइम भी मेंशन होना चाहिए चालान पे कि कब तक वापस आने वाला है। अगर कोई से रानी 365 दिन ज़्यादा से आउटस्टैंडिंग है तो उसमें जीएसटी रिवर्स कर देना चाहिए एज पर जीएसटी रूल्स, ये आपको चेक करना पड़ेगा। उसके बाद जॉब वर्कर के एंड पर क्वार्टरली स्टॉक का कंफर्मेशन होना चाहिए, फिजिकल वेरिफिकेशन होना चाहिए। वहाँ पे अगर उस स्टॉक का अगर जॉब वर्कर ने इंश्योरेंस ले रखा है अच्छी बात है, नहीं तो कंपनी ने उसका इंश्योरेंस भी लेना चाहिए। एज एन ऑडिटर भी आपको मेजर जो जॉब वर्कर है उनको उनका विजिट करते रहना चाहिए। सिमिलरली अगर कोई मटेरियल आरजीबी पे गया है जो जॉब वर्क नहीं है, सिर्फ रिपेयर वगैरह के लिए गया है, तो सेम आपको देखना पड़ेगा कि वो डीओए से ऑथराइज है, कोई पुराने आरजीबी खड़े हुए तो नहीं है कंपनी के अंदर, और उसका पावर कंट्रोल होना चाहिए। नेक्स्ट बेटा लास्ट इसके अंदर आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ट्रॉली एंड बिल मैनेजमेंट। अच्छा इसमें एक मेंटेनेंस की बात भी आ जाती है कि जब भी कोई मेंटेनेंस मॉडल होता है कंपनी के अंदर तो कंपनी को प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल बनता है, उसका पूरा अध्ययन करना चाहिए जिससे कि मिनिमम ब्रेकडाउन हो सके। इसके लिए एज अ मॉनिटर आप ब्रेकडाउन की रिपोर्ट निकाल सकते हो कि कोई ऐसे तो नहीं है कंपनी के अंदर जिसमें ब्रेकडाउन काफ़ी लंबे ब्रेकडाउन हुए हैं, या फिर हर ब्रेकडाउन का एक रीज़न होगा तो रेपिटेटिव रीज़न की वजह से ब्रेकडाउन ना हो रहे हो। ये आप एज अ मॉनिटर चेक कर सकते हो। इसके अलावा जो ट्रॉली एंड बेस मैनेजमेंट है, कुछ कंपनीज जो होती हैं वो पैकिंग मटेरियल गुड्स को ले जाने के लिए ट्रॉली यूज़ करती हैं, कुछ बॉक्सेस यूज़ करती हैं। अगर ट्रॉली कंपनी यूज़ कर रही है तो उसका एक प्रॉपर ट्रैकिंग सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि जैसे ओइस वगैरह में अगर ऑटोमोटिव सेक्टर में आप सेल करते हो तो ट्रॉलीज ओइस के पास जाती है, वहाँ से खाली होकर वापस आती हैं। तो आपको ये चेक करना चाहिए कि जो ट्रॉलीज हैं जो बिन्स हैं उन पर प्रॉपर कंपनी की मार्किंग हो, उनकी ब्रांड लोगो लगाओ ताकि वो आइडेंटिफाइबल हो, और उनका एक फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, रिकन्सिलेशन होगा कितनी ट्रॉली कस्टमर एंड पे कितनी आपके पास है।
अगर वो थर्ड पार्टी के पास है तो उनसे उनकी कंफर्मेशन आनी चाहिए और उनका भी इंश्योरेंस होना चाहिए, टैगिंग होनी चाहिए। तो ये था बेटा पूरा इन्वेंट्री। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वीडियो को शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।